नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरबीसी क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा से सबसे महत्वपूर्ण विषय सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्नों। ना सिर्फ ये सीटेट पेपर 1 और ना पेपर 2 दोनों के लिए ये बेहद ही उपयोगी होते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के द्वारा कॉन्सेप्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और मजबूत करने के लिए इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर कहा पूछा गया है, बाल विकास का क्या अर्थ है? ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक वृद्धि, सी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास या डी केवल बौद्धिक वृद्धि। देखिए मेरे मेरे बच्चों, ये जो केवल शब्द दे रखा है ये एक प्रकार का निगेटिव शब्द के तौर पर लेंगे। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई सकारात्मक प्रश्न दिखाई पड़ता है तो जो केवल शब्द है एक निगेटिव शब्द है, ठीक। तो जैसे केवल शब्द यूज होगा तो यह एक निगेटिव वर्ड है, तो ऐसे विकल्प आपके पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि? जी नहीं। केवल मानसिक वृद्धि? जी नहीं। केवल बौद्धिक वृद्धि? नहीं। संपूर्ण व्यक्तित्व को ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चे बाल विकास के अर्थ से संबंधित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये केवल शब्द आप बहुत ही ध्यान रखेंगे, अधिकतर आपके प्रश्न इसी से हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पूछा गया है, सीखना एक प्रक्रिया है, अचानक होने वाली प्रक्रिया, बी जन्मजात, सी अनुभव और अभ्यास पर आधारित या स्थायी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सीखने की एक प्रक्रिया है मेरे बच्चे, सी विकल्प सही होगा। अनुभव और अभ्यास पर आधारित एक प्रक्रिया का नाम ही सीखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बाल विकास का अध्ययन किसका भाग है? बाल विकास का अध्ययन किसका है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र या भौतिकी? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सही उत्तर होगा मनोविज्ञान। जी हाँ, मनोविज्ञान जो है बाल विकास का प्रमुख अध्ययन का एक क्षेत्र भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? हमारा पहला है शिक्षक के वेतन, बी छात्र की रुचि, सी विद्यालय का रंग या डी पाठ्य पुस्तक का आकार? तो मेरे प्यारे बच्चों, सीखने का जो मुख्य तत्व है वो छात्र की रुचि। जी हाँ, छात्र की रुचि ही उसके सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, जीन पियाजे संबंधित है। जी हाँ, जीन पियाजे काहे से संबंधित है, इनका सिद्धांत क्या है? ए संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सी व्यवहारवादी सिद्धांत या प्रेरणा सिद्धांत? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला जो विकल्प है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जो है जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न है, लेओवॉत्स्की का प्रमुख योगदान कौन सा है ना? यहाँ पर पूछा गया है, निकटस्थ विकास क्षेत्र, शास्त्रीय अनुबंधन या अधिगम की सीढ़ियां या प्रबलन सिद्धांत? तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प सही होगा। पहला है निकटस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया कोहल वर्ग ने किसके विकास का सिद्धांत दिया है? तो मेरे बच्चों ए भावात्मक विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास या डी बौद्धिक विकास? तो कोहल वर्ग आप जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी विकल्प से होगा, नैतिक विकास से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न कहता है, बालक का पहला विद्यालय क्या है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज या डी खेल का मैदान? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सबसे उपयुक्त आंसर होगा परिवार। जी हाँ, किसी भी बालक का जो पहला विद्यालय है वो परिवार है, क्योंकि परिवार से ही वो समस्त गुणों को धारण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए रटना, बी सुनना, सी करके सीखना या डी याद करना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सुनना या रटना या याद करना ये एक प्रकार के निगेटिव वर्ड है। इन सभी जैसे ही आपको किसी विकल्प में दिखेंगे तो आप इसे इन विकल्पों को नहीं लेंगे। अगर हमारा प्रश्न सकारात्मक है, अगर नकारात्मक प्रश्न की बात करें तो इन प्रश्नों में से हम कुछ भी इन विकल्पों में से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने की सर्वोत्तम विधि करके सीखना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं मॉन्टेसरी पद्धति का आधार क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति का आधार क्या है? अनुशासन, बी स्वतंत्रता, सी परीक्षा या डी अनुकरण? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो बी विकल्प है वो सही होगा,
स्वतंत्रता, जी हाँ, स्वतंत्रता मॉन्टेसरी पद्धति का प्रमुख आधार होता है। ठीक है, इसमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए और सीखने की प्रक्रिया जिससे आसान हो जाए। आगे देखिए, प्रेरणा का अर्थ है, देखिए केवल पुरस्कार देना, जी हाँ, देखिए अभी हम आपको अवगत करा चुके हैं, जो केवल शब्द है आप इसे एक नेगेटिव वर्ड के तरीके से लेंगे, और दंड देना ये भी एक नेगेटिव वर्ड है ना। दूसरों का अनुकरण करना ये भी एक आपका एक प्रकार का जो है मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव वर्ड ही है। तो जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा वो होगा व्यवहार को दिशा देना, जी हाँ, व्यवहार को दिशा देना, इसका सही उत्तर होगा प्रेरणा का अर्थ। ठीक है, केवल शब्द से आपको बचना है, दंड देना, ये सारे विकल्प। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा हेतु तैयारी, बी याद करना, या सी स्वाभाविक सीखना, या रटने की प्रवृत्ति। देखिए रटने की प्रवृत्ति भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है, जहां भी रटने की प्रवृत्ति आपको दिखेगी तो ये विकल्प तो आपका सही नहीं होने वाला है। परीक्षा हेतु तैयारी करना, याद करना, या स्वाभाविक सीखना, जी हाँ मेरा प्यारे बच्चों सी विकल्प सही हो जाएगा, स्वाभाविक सीखना। ठीक है, आगे देखिए, खेल खेल से बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? जी हाँ, अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? तो फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी इज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी विकल्प होगा मेरे बच्चे, बांडूरा जो है ये आपके संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई है, जी हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है? तो पावलोव, स्किनर, पियाजे, या थर्नडाइक। तो मेरे प्यारे बच्चों में सही उत्तर होगा स्किनर, जी हाँ, स्किनर द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, हमने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, सामाजिक सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, जी हाँ, ए स्किनर, बी थर्नडाइक, या बंडूरा, या पावलोव। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सी विकल्प है ये सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आपके बंडूरा। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से 16 नंबर है, आत्म अवधारणा विकसित होती है, आत्म अवधारणा विकसित होती है जन्मजात गुणों से, बी अनुभव से, सी पुरस्कारों से, डी अनुवांशिकता से। जी हाँ, आत्म अवधारणा जो है आपके स्वयं के अनुभवों से या एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आप देखिए, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है? बिने और साइमन ने, बी पियाजे ने, सी स्किनर ने, या वॉटगेत्स्की ने। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे बीने और साइमन जो हैं वो बुद्धि परीक्षण के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर है, बालक एक सक्रिय प्राणी है, ये कथन है स्किनर का, पावलोव का, पियाजे का, या थर्नडाइक का। तो बालक एक सक्रिय प्राणी है, तो ये महत्वपूर्ण विचार है पियाजे का। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही परीक्षा में सीधे ये प्रश्न आपको मिल सकते हैं। आगे देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास कराना, अंक देना, अधिगम सुधारना, या तुलना करना। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिगम सुधारना, जी हाँ, ये देखिए अधिगम सुधारना हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर से केवल शब्द आ गया है, आपको बताया गया था कि इस तरीके से फिर ग्रामीण शिक्षा या उच्च शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सबसे सटीक उत्तर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ही समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सीडीपी विषय आपके लिए बड़ा ही आसान होगा अगर आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और प्रत्येक जो विकल्प दिया है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं, तो आपको उत्तर उन्हीं प्रश्नों से अधिकांशतः प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आत्मनियंत्रण विकसित होता है शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से किशोरावस्था से, या प्रौढ़ावस्था से। तो मेरा बच्चा आत्म जो नियंत्रण होता है तो वो आपका बाल्यावस्था से ही विकसित हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से आपका आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखते हैं, हम 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमसे कहता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है खेल की अवस्था, अनुशासन की अवस्था, विकास का अंत, या स्थिर अवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों बाल्यावस्था आपकी खेल की अवस्था कहलाती है। जी हाँ, बालक खेल से ज्यादा जुड़ा रहता है, इस अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
23 नंबर प्रश्न में हम कहते हैं भावनाएं प्रभावित करती हैं, केवल स्वास्थ्य, केवल समाज। देखिए 2 प्रश्नों को यहाँ से हम देख सकते हैं कि केवल शब्द आया है, केवल स्वास्थ्य, केवल समाज, ये काफी हद तक ये विकल्प नहीं सही होंगे। केवल व्यवहार ये भी नहीं, सीखने की प्रक्रिया, भावनाएं हमारी प्रभावित करती हैं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। देखिए केवल शब्द आया है, इससे आप सतर्क रहेंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं जो अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो निगेटिव वर्ड के काम करते हैं, जो अगर किसी भी विकल्प में आपको मिल जाते हैं तो उसका आपको वो उत्तर नहीं हो सकता है सकारात्मक प्रश्नों की दृष्टि से। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती केवल आनुवंशिकता से, जी नहीं। केवल पर्यावरण से नहीं, दोनों से या इनमें से नहीं, जी हाँ, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रकार से ये भिन्नताएं पैदा होती हैं। तो केवल एक विकल्प नहीं सही था, दोनों विकल्प ही आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न में, भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? जी हाँ, देखिए हमारा जो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में हम बहुत आसानी से भाषाओं को सीख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न है, आई डू आई अंडरस्टैंड, यह कथन किसका है? पियाजे का, ड्यूआई का, कन्फ्यूशियस का या बंड्यूर का? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमारा ये प्रश्न जो है आपका, जो हमारा ये सही उत्तर है, ये आपका पियाजे का। जी हाँ, पियाजे इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए शासक की, मार्गदर्शक की, नियंत्रक की या पर्यवेक्षक की? तो शिक्षक एक मार्गदर्शक होना चाहिए, ना कि कोई शासक। ठीक है, नियंत्रक भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से किसी को नियंत्रण में रखें और उसे अपना आत्म विकास करने का अवसर उसे ना प्रदान करें। तो मार्गदर्शक सबसे उपयुक्त होगा, शिक्षक एक एज अ गाइड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हमारा 28 नंबर प्रश्न है। देखिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ होता है? ए प्रोत्साहन देना, बी दंड देना या नियंत्रण करना या कार्य रोकना? जी हाँ मेरे बच्चों, रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ होता है? अब इनमें से हम यहाँ से बात करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला विकल्प है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जी हाँ, प्रोत्साहन देना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, विकास की दिशा होती है नीचे से ऊपर, सिर से पैर की ओर, बाहर से भीतर या आकस्मिक? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही जो उत्तर होगा, सिर से पैर की ओर जो होता है विकास की दिशा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि की माप को कहा जाता है EQ, IQ, SQ या MQ? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो बी विकल्प है ये पूरी तरीके से सही होगा, IQ। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर कहा गया जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा होती है सीखने की प्रेरणा, अनुशासन का अंग, शिक्षा में बाधा या केवल जन्मजात गुण? जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो केवल जन्मजात वाला है, देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है जिज्ञासा होती है ये सीखने की प्रेरणा, बी अनुशासन का अंग, शिक्षा में बाधा या केवल जन्मजात गुण? देखिए केवल जन्मजात गुण तो हो मेरा बच्चा, केवल शब्द आता है तो यहाँ से ये नहीं होगा, सीखने की प्रेरणा, अनुशासन का अंग, शिक्षा में बाधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीखने की एक प्रेरणा ही जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। आइए अगले 32 नंबर प्रश्न में बात करते हैं, आत्म सिद्धि की संकल्पना दी थी ए पियाजे ने, बी स्किनर ने, सी मास्लो ने या डी बंडूरा ने? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सी विकल्प है वो पूरी तरीके से सही होगा। तो हमारा जो सी विकल्प है मास्लो, ये आपका सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है, अनुशासन का उद्देश्य होता है ए डर पैदा करना, बी आत्मनियंत्रण करना, सी दंड देना या डी नियमों में पालन कराना? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आत्म नियंत्रण है वो अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपने 34 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बालक की सफलता निर्भर करती है एक केवल शिक्षक पर, केवल परिवार पर, शिक्षक और परिवार दोनों पर या भाग्य पर? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो केवल शब्द है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, इससे आपको सावधान रहना है। केवल शिक्षक, केवल परिवार, ये विकल्प आपके नहीं होंगे।
तो बालक की सफलता शिक्षक और परिवार दोनों पर बराबर तौर से निर्भर करती है। तो आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। तो हमारे विकल्प हैं रुचि, बी अरुचि और भय, सी अभ्यास या उत्साह। जी हाँ, रुचि, अभ्यास और उत्साह से तो सीखने में बाधा जरूर नहीं उत्पन्न होगी। अगर अरुचि और भय होगा आपके अंदर तो आपको सीखने में बाधा जरूर उत्पन्न होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा यह अरुचि और भय आपका सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भावात्मक बुद्धि का क्या अर्थ होता है। केवल आईक्यू, देखिए हम आपको पहले भी बताते हैं, केवल शब्द जहां लगा होगा वहां आपको सावधान होकर ये विकल्प को देखना है। भावात्मक बुद्धि का अर्थ केवल आईक्यू, गणना की क्षमता, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना या अकादमिक उपलब्धियां। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सी विकल्प है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना ही आपकी भावात्मक बुद्धि का परिचय देता है। तो आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 33 नंबर प्रश्न है, प्ले वे मेथड का विकास किया है। जी हाँ, प्ले वे मेथड का विकास किसने किया है? तो हमारे विकल्प ए पियाजे, बी फ्रॉबेल, सी स्किनर या डी मास्लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही विकल्प होगा फ्रॉबेल। जी हाँ, फ्रॉबेल जो है आपके प्ले वे मेथड के विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न हमसे कहता है, पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था क्या है? संवेदी गतिशील अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने प्रारंभिक अवस्था का नाम दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न है, निर्माणवादी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षक द्वारा ज्ञान देना, छात्र द्वारा ज्ञान का निर्माण, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता या परीक्षा केंद्रित अध्ययन। तो निर्माणवादी है, छात्र द्वारा ज्ञान का निर्माण करना ही आपका जो है निर्माणवादी दृष्टिकोण में अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए हम अपने 40 नंबर प्रश्न को चलते हैं और देखिए सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है? ए नकल करना, बी नए विचारों को उत्पन्न करना, सी दूसरों को कार्य को दोहराना या सी मित सोचना। जी है, सृजनात्मकता का अर्थ होता है किसी नई चीज को जन्म देना, है ना, नए नए विचार हैं या किसी प्रकार की नई कला है, उसे सृजनात्मकता के अंतर्गत लाते हैं। तो नकल करना, दूसरों को कार्य को दोहराना, सीमित सोच, ये भी तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। हमारा सही जो आंसर है नए विचारों को उत्पन्न करना सृजनात्मकता के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। जी हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है अधिगम के दौरान, सत्र के अंत में, वर्ष के अंत में या परीक्षा के बाद। जी हाँ, देखिए अधिगम के दौरान आपका जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जमा किया जाता है या किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, अधिगम के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आगे देखिए उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, सेमेस्टिव असेसमेंट कब जमा किया जाता है या कब किया जाता है? अधिगम के दौरान। जी हाँ, ये नहीं, अभी हमने आप देखा सत्र के अंत में या हर दिन या अधिगम की शुरुआत में। तो मेरे प्यारे बच्चे, सत्र के अंत में आपका सेमेस्टिव असाइनमेंट को करना पड़ता है। तो ये आपका सही विकल्प होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शिक्षक का प्रमुख गुण होना चाहिए। ए कठोरता, बी सहानुभूति, सी प्रतिस्पर्धा या डी केवल अनुशासन। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी विकल्प तो आप पूरी तरह नकार देंगे, इसमें केवल अनुशासन की बात कर रहा है। तो ए कठोरता और बी सहानुभूति, सी प्रतिस्पर्धा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक का जो सबसे प्रमुख गुण है वो सहानुभूति है। जी हाँ, सहानुभूति शिक्षक को छात्रों के से जोड़े रखती है और शिक्षक और छात्रों के बीच एक भय मुक्त वातावरण बनता है, जिससे बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने से बच्चे में सीखने की क्षमता ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, शिक्षक का प्रमुख गुण होना चाहिए सहानुभूति। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बात की जाए, सीखने की स्थायित्वता निर्भर करती है अभ्यास, भय, दंड या याद करने की गति। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभ्यास के द्वारा हमारी सीखने की क्षमता डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं, बालक में सबसे अधिक जिज्ञासा होती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो मेरे प्यारे बच्चे, बालक में सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि उसके लिए समाज और यह संसार एक नई वस्तु है और उसमें वो बहुत सारी चीजें, उससे वह अनभिज्ञ होता है, हर वस्तु को वो जानना चाहता है। तो इसलिए बाल्यावस्था बालक की सबसे अधिक जिज्ञासा वाली उम्र है।
ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, शिक्षण का केंद्र होना चाहिए शिक्षक, बालक, पाठ्यपुस्तक या परीक्षा। द फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी। जी हाँ, शिक्षण का जो केंद्र होना चाहिए वो बालक। जी हाँ, हमारी जो इस समय शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, यानी बच्चे को शिक्षा के केंद्र में रखकर दी जाती है। तो शिक्षण का केंद्र होना चाहिए बालक। जी हाँ, बालक। आगे देखिए निबंधात्मक प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? रटना, विचार और अभिव्यक्ति, से त्वरित उत्तर या बहुविकल्पी जांच। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो निबंधात्मक प्रश्न का उद्देश्य होता है विचार और अभिव्यक्ति का व्यक्त करना। जी हाँ, निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के जो मन में भाव होते हैं, विचार होते हैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना के संदर्भ में उसे वो अच्छे से व्यक्त कर पाता है। ठीक है, तो विचार की अभिव्यक्ति हमें निबंधात्मक प्रश्न प्रदान कराते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर। यह त्रुटि और प्रयास सिद्धांत किसका है? ट्रायल एंड एरर थर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का या पियाजे का। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये सीडीपी के पेपर के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें आप पढ़ लेंगे। तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत थर्नडाइक का है, इन्होंने एक बिल्ली पर यह प्रयोग किया था। ठीक है, और आगे देखिए अपने अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद का संबंध है। जी हाँ, व्यवहारवाद का संबंध है मानसिक प्रक्रियाओं से, प्रत्यक्ष व्यवहार से, आंतरिक परिणामों से या अंतर्दर्शन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद जो है आपका प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला 50वां नंबर प्रश्न है कि टीचिंग इज टू वे प्रोसेस का क्या अर्थ है? जी हाँ, टीचिंग इज टू वे प्रोसेस का क्या अर्थ है? केवल शिक्षक सक्रिय, केवल छात्र सक्रिय, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय या केवल ज्ञान? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर देना आपके लिए बेहद आसान होगा आप अगर सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते आए हैं। देखिए केवल शब्द लगा है, टू वे प्रोसेस है, यानी दोनों तरफ से प्रोसेस होना चाहिए तभी टीचिंग सफल होगी। केवल शिक्षक सक्रिय रहे? जी नहीं। केवल छात्र? जी नहीं। केवल ज्ञान? जी नहीं। हमारा सी विकल्प पूरी तरीके से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जब सक्रिय होंगे तब आपकी सीखने की प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये आज हम पहली क्लास लेकर आए थे सीटेट परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है उसके लिए, और आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से और भी अच्छी वीडियो आपके सामने हम पेश कर सकें, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।